दोस्तों, मेंस के आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे तो मेंस का जो आंसर राइटिंग का सेशन जो चल रहा था तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो GS1 का ये टेस्ट है जो कि प्राचीन से और आधुनिक काल के जो कला और संस्कृति का जो चैप्टर था तो उसी का ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो गया है, अगर उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, इसके अलावा आर ओ का जो टेस्ट चल रहा था तो टेस्ट भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम जो PCS की तैयारी करते हैं तो वो GS का जो टेस्ट सीरीज उसको भी लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ GS का मेंस का जो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें इसका PDF चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका देख लीजिएगा, तो उसी से डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। क्यों गुप्त कालीन कला को कला का गोल्डन काल कहा जाता है, तो क्यों ऐसा कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि गुप्त काल के प्रारंभ के साथ ही, जब से गुप्त काल प्रारंभ हो उसके साथ ही मूर्ति कला की मूर्त कला भी उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया और शताब्दियों के प्रयास के चलते कला की तकनीकी को संपूर्णता मिली और निश्चित शैली का विकास हुआ और सूक्ष्मता और सौंदर्यता के आदर्शों का सृजन हुआ जिसकी अनेक विशेषता थी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मूर्ति कला तो हमने मौर्य में भी पढ़ा था, मौर्य काल में, तो उसका डेवलपमेंट हुआ, मगर इसमें आते आते एक निश्चितता मिल गई, इसको संपूर्णता मिली और निश्चितता मिली। ठीक है, एक निश्चित नियम कानून के हिसाब से बनने लगा सब। ठीक, तो विशेषता क्या है इसकी, तो अमरावती एवं मथुरा जो मूर्ति कला उत्कृष्ट है, जिसमें में सुघट्यता है एवं लालित्य जो है अमरावती कला से लिया है इस काल की मूर्ति कला जो है। ठीक है, इसमें धार्मिक मूर्ति कला में बौद्ध विशेषता देख रहे थे, विशेषता अमरावती और मथुरा की भी है। फिर धार्मिक मूर्ति कला का विशेषता है तो उसमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या हिंदू धर्म के से जुड़ी मूर्तियां हैं। चूँकि हिंदू धर्म ज़्यादा बढ़ गया था इस काल में जो है वैष्णव धर्म का बहुत ज़्यादा उत्थान हो रहा था, तो उसका भी प्रभाव जो है इस काल की मूर्तियों पे भी पड़ा है, तो उसका मूर्तियों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण समेत त्रिदेव की मूर्ति जैन तीर्थंकर के बगल में इंद्र, सूर्य, कुबेर आदि की मूर्तियों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और जो मूर्तियां हैं किसकी बनी होती थी, तो मिट्टी की, धातु की एवं प्रस्तर या पत्थर की बनती थी। ठीक है, मूर्तियों की जो अंग सुंदरता है, हाव भाव है एवं उसकी जीवंतता है, विशेष ध्यान इस पर दिया जाता था। जैसे लगता था कि एकदम से उसके अंग निखर के आते थे, सुंदरता काफ़ी रहती थी, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसमें किया गया था। अगला है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म के विकास का प्रभाव मूर्ति कला पर भी पड़ा। तो देखे होंगे कि शेष नाग पे लेटे हुए बुद्ध कह रहे हैं, विष्णु जी की जो क्षीर सागर में जो शेष नाग पे लेटे रहते हैं उसकी जो मूर्ति है वो भी जगह जगह मिली है। ठीक है, तो उसकी मूर्ति कला के जो केंद्र कहाँ थे, तो सारनाथ में था, मथुरा में था, पाटलिपुत्र जो है ये मुख्य केंद्र के रूप में उभरे थे। ठीक है, प्रमुख मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख मूर्तियाँ जो हैं देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है उसमें शेष नाग पर सोए विष्णु जी, उदयगिरी में बराह की मूर्ति मिली है। ठीक है, तांबे की बुद्ध की मूर्ति मिली है और गंगा यमुना मूर्तियों का भी इसमें उदाहरण काफ़ी मिलता है। ठीक है, अगला है इसमें जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, तो मूर्ति कला का गोल्डन समय क्यों कहा जाता था, तो मूर्ति कला की उत्कृष्टता एवं अंग सौंदर्यता, वास्तविक हाव भाव, सजीवता का बोध, उच्च मानक की मूर्तियाँ, नियम के आधार पर बनी मूर्तियाँ और भारत एवं इसकी सीमा के बाहर गुप्त काल की मूर्तियों का प्रभाव रहा, जिसमें मुख्यतः दक्षिण एशिया के बौद्ध कला पर इसका पड़ा। ठीक है, तो उपर्युक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त कला का गोल्डन समय था, विशेषकर मूर्ति कला, जो आगे आने वाले काल के लिए एक आदर्श नमूने का कार्य किया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 150 तक का अगर लिखना है आपको तो आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक बेहतर नंबर की उम्मीद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।